चलिए प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ढंग से समझेंगे। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था क्लास में, लेकिन दोबारा बोल रहा हूं, घर जा करके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को बहुत बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले मैं अभी डेफिनेशंस लिखा रहा हूं, कुछ एक एक करके उन डेफिनेशंस को समझेंगे और फिर धीरे धीरे चैप्टर में बढ़ते चले जाएंगे। लिखना शुरू करो, चैप्टर का नाम लिखे प्रोबेबिलिटी। और पहली डेफिनेशन, बिल्कुल बढ़िया से समझिएगा डेफिनेशंस को। पहली डेफिनेशन लिखे, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। पहली डेफिनेशन लिखिएगा, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। An experiment whose outcome cannot be predicted with certainty. An experiment whose outcome cannot be predicted with certainty is a random experiment. An experiment whose outcome cannot be predicted with certainty is called as a random experiment. नेक्स्ट लाइन लिखे, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखे, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। An experiment which results in an experiment which results in some well defined outcome. Well defined outcome. Example, the experiments of science. The experiments of science. हम साइंस का कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अंडर सेम रूम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, हमेशा रिजल्ट सेम आएगा। पहली बार कर लो, दूसरी बार कर लो, तीसरी बार कर लो, सही है ना। उसको डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, यानी होने से पहले अपने को मालूम होता कि यहाँ पर ये हो। लेकिन मैंने कहा एक प्रोबेबिलिस्टिक या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो मैंने पहली डेफिनेशन लिखाई, मैंने एक सिक्का उछाला, अनबाइस्ड कॉइन है मेरे पास। एक बार पहली बार हेड आया मान लीजिए, अगली बार हो सकता है टेल आ जाए, तीसरी बार हो सकता है फिर से टेल आ जाए। हमें कुछ नहीं पता, हमें होने के बाद समझ में आएगा क्या हो गया। समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर है? अगली बात लिखिए, सैंपल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। मैं ये पहली क्लास आज जो करा रहा हूं आपको, मोर और लेस ये आपको 11वीं कक्षा का प्रोबेबिलिटी का रिवीजन करा रहा हूं, मोर और लेस। ठीक है, आज मैं कोई भी शब्द और 12वीं में जो इस्तेमाल हो रहा है वो नहीं इस्तेमाल करा रहा हूं। सारी चीज आपको यहां तक समझ में आ जाएगी। सैंपल स्पेस लिखे, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये डेफिनेशन है इसकी। द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा, लिखो जरा, टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन का सैंपल स्पेस में क्या क्या आ गया? एच कॉमा टी, हेड और टेल। या फिर थ्रोइंग अ डाइस, एक डाइस थ्रो करी, एक दो तीन चार पांच छ, ये छह पॉसिबिलिटीज आ गई। क्लियर हो गई बात? आगे लाइन में नीचे लिखिए, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस is called as a sample point, is called as a sample point or event point, sample point or event point.
नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज डिस्क्रीट if S is a finite set. If S is a finite set. S अगर एक फाइनाइट सेट है तो उसको एक डिस्क्रीट सैंपल स्पेस कहा जाता है। अगली डेफिनेशन लिखिए, इवेंट। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। कोई भी सबसेट एक सैंपल स्पेस का इवेंट कहलाता है। जैसे कि आपके सामने ये दो सैंपल स्पेस लिखे, खाली हेड ले लूं मैं, वो भी एक इवेंट है। खाली टेल ले लूं मैं, वो भी एक इवेंट है। क्लियर हो गया? पूरा हेड और टेल ले लूं, वो भी एक इवेंट है। कुछ भी ना लूं, वो भी एक इवेंट है। यानी क्योंकि इवेंट एक सेट ही है फाइनली। नीचे की लाइन लिखो, फाई इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ कैपिटल एस। फाई इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ कैपिटल एस। और एक और लाइन नीचे लिख ले, कैपिटल एस इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ कैपिटल एस। कैपिटल एस इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ कैपिटल एस। अगली डेफिनेशन लिखिए, equally likely event. Next definition is equally likely event. लिखे, events are equally likely if events are equally likely if none of them is expected, if none of them is expected to occur, if none of them is expected to occur in preference of the other. If none of them is expected to occur in preference of the other. समझ में आ गई बात ये? इक्वली लाइकली तब कहा जाता है, जरूरी नहीं है मतलब किसी दूसरे की प्रेफरेंस में पहला हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हेड और टेल आना, मुझे क्या पता हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के होने की बराबर संभावना है। नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस टू दी अदर। क्लियर होगी बात? अगली बात लिखे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, two events are said to be independent. Two events are said to be independent if occurrence or non-occurrence, if occurrence or non-occurrence of one does not depend on occurrence or non-occurrence of the other. Does not depend on occurrence or non-occurrence of the other. दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट तब कहलाते हैं पहले का होना या ना होना दूसरे के होने या ना होने पर निर्भर नहीं कर रहा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, मैं एक सिंपल सी बात करूं, एक सिक्का उछाला, पहली बार हेड आ गया। अगली बार सिक्का उछाला, पहले बार में क्या आया था, हेड या टेल, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगली बार क्या आ रहा है। दिस टाइप ऑफ द थिंग वी कॉल इट एज द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझ में आई बात? लिख लो एग्जाम्पल। देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड, कॉमा, the occurrence of head in first throw and occurrence of head in second toss
occurrence of head in first toss and occurrence of head in second toss is independent of each other, is independent of each other. क्लियर होगी बात? नेक्स्ट बात लिखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ब्रैकेट में लिखो डिसजॉइंट, ब्रैकेट में लिख लो डिसजॉइंट। लिखो टू इवेंट्स आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, two events are said to be mutually exclusive when they cannot occur simultaneously, when they cannot occur simultaneously, that is if e1 comma e2 and up till en are mutually exclusive, then e1 intersection e2 and it goes on intersection e base n is equal to phi. देन इन सब का जो इंटरसेक्शन है वो पाई आ जाएगा, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी अगर कॉमन नहीं आ रहा है इवेंट्स में, तो ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट इवेंट्स कह दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? एग्जाम्पल लिया जा सकता है, इवेंट वन लिखो इज इक्वल टू अकरेंस ऑफ अ नंबर, इवेंट वन इज इक्वल टू अकरेंस ऑफ अ नंबर लेस देन 4 while throwing a dice, occurrence of a number less than 4 while throwing a dice. इवेंट टू लिखें, occurrence of a number greater than 4, occurrence of a number greater than 4, occurrence of a number greater than 4। पहला था 4 से कम, अगला था 4 से ज्यादा यानी 5 और 6। ध्यान से देखो E1 और E2 का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो फाई आ रहा है, तो इन दोनों इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहा जाएगा। क्लियर होगी बात? आगे लिखे एग्जॉस्टिव इवेंट्स, exhaustive events, a set of events are said to be exhaustive, a set of events are said to be exhaustive if performance of an experiment, a set of events are said to be exhaustive if performance of an experiment results in performance of an experiment results in occurrence of results in occurrence of at least one of them, results in occurrence of at least one of them, that is if e1 comma e2 up till en, if e1 comma e2 up till e base n are exhaustive, then e1 union e2 and it goes on up till union e base n is equal to sample space। इन सब का जो यूनियन होगा वो एक सैंपल स्पेस निकल आएगा, इन सब का जो यूनियन होगा वो एक सैंपल स्पेस निकल आएगा।
आई एम श्योर डेफिनेशन तो समझ में आ गई ना? मतलब अगर मान लो कोई एक्सपेरिमेंट, इफ मैंने बोला ना, इफ परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, कि एक्सपेरिमेंट हुआ है तो ये पक्का है, जो इवेंट्स एग्जॉस्टिव है उनमें से कोई एक तो हुआ, ये तय है बात, एटलीस्ट वन ऑफ देम, क्योंकि इन सबका यूनियन मिलकर के सैंपल स्पेस है। यूनियन सैंपल स्पेस आ रहा है तो कोई तो हुआ होगा, तभी तो हुआ है वो एक्सपेरिमेंट। जैसे कि चलो इस बात को और बेहतर तरीके से समझाते हैं, एक और डेफिनेशन लिखो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इन दोनों को क्लब करें एक साथ तो क्या मतलब हुआ इस बात का, लिखो। इवेंट्स E1 E कॉमा E2 अप टिल En, E1 E2 अप टिल E बेस n आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। E1 E2 E3 E4 अप टिल E बेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इफ, ये बात लिखे एंड ये बात लिखे, ये दोनों, अगर सबका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है एंड सबका यूनियन मिलकर के सैंपल स्पेस आ रहा है, सभी का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है और सभी का यूनियन मिलकर के सैंपल स्पेस आ रहा है, अगर ये दोनों बातें सही हैं तो ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव कहा जाता है। तब ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहा जाता है। यानी आप ऐसे समझे, लेट अस से ये इवेंट नंबर 1 आ गया, ये इवेंट नंबर 2 आ गया, ये इवेंट नंबर 3 आ गया, ये इवेंट नंबर 4 आ गया और ये इवेंट नंबर 5 आ गया। ध्यान से देखो, इन सब में से किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और सभी का आपने अगर यूनियन ले लिया तो वो मिलकर के सैंपल स्पेस आ रहा है। समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर है? लिख लो इस बात को। अगली बात लिखो, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगली बात लिखे, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहां तक कि किसी भी डेफिनेशन में किसी को कोई परेशानी? पक्का समझ आ गया? लिखो जरा आगे। इफ एन एक्सपेरिमेंट, इफ एन एक्सपेरिमेंट results in a total of m plus n outcomes, if an experiment results in a total of m plus n outcomes which are equally likely, which are equally likely and mutually exclusive and exhaustive with one another, which are equally likely and mutually exclusive and exhaustive with one another, equally likely and mutually exclusive and exhaustive with one another, and if m outcomes are favorable, and if m outcomes are favorable to the event A, if m outcomes are favorable to the event A, while n are unfavorable, while n are unfavorable, then while n are unfavorable, then the probability of occurrence, then the probability of occurrence of the event A, then probability of the occurrence of the event A is denoted by, is denoted by P of A is equal to m divided by m plus n, favorable divided by total, favorable divided by total. फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। नीचे लिखे, इफ पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो है तो इसको लिख देंगे इम्पॉसिबल इवेंट, इसको लिख देंगे इम्पॉसिबल इवेंट। एंड आगे लिख लें, इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू वन, इसको लिख देंगे श्योर इवेंट।
और आगे लिखे P ऑफ A बिलोंग्स टू क्लोज जीरो से क्लोज वन। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है। एक मिनट दीजिए। एक डेफिनेशन और लिखा रहा हूं छोटी छोटी, लिखो ऑड्स इन फेवर एंड odds against, odds in favor and odds against of an event, odds in favor and odds against of an event। लिखो if an experiment has m plus n total number of outcomes, if an experiment has m plus n total number of outcomes which are equally likely, comma mutually exclusive and exhaustive, which are equally likely, comma mutually exclusive and exhaustive, where m is favorable, n is unfavorable, then odds in favor, नीचे लिखो odds in favor of an event A, odds in favor of an event A is equal to favorable upon unfavorable, is equal to favorable upon unfavorable, यानी m divided by n is favorable divided by unfavorable। मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, ये एक टर्म है अपने आप में। ये टर्म की वैल्यू 1 से बड़ी छोटी कुछ भी हो सकती है। फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल इज ऑड्स इन फेवर। आगे लिखो अगली लाइन में ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट ए। नेक्स्ट लाइन लिखो ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट ए इज अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट ए इज अनफेवरेबल डिवाइडेड बाय फेवरेबल, यानी n डिवाइडेड बाय m, यानी n डिवाइडेड बाय m। क्लियर होगी बात ये भी? नोट बना करके एक लाइन लिखे नीचे, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इवेंट इज छोटा a डिवाइडेड छोटा b, देन odds in favor, then odds in favor of the event A, odds in favor of the event A is equal to A divided by B minus A, A divided by B minus A, odds in favor is A divided by B minus A। और नेक्स्ट टाइम लिखो odds against is equal to B minus A divided by A, unfavorable divided by favorable, B minus A divided by A। हाँ भाई, क्लियर होगी बात यहां तक? पहला क्वेश्चन लिखिए, a leap year is selected at random, a leap year is selected at random। नेक्स्ट लाइन लिखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज ए पार्ट लिखे 53 संडेज एंड मंडेज, ए पार्ट लिखे 53 संडेज एंड मंडेज, बी पार्ट लिखे 53 संडेज, सी पार्ट लिखे 53 संडेज और 53 मंडेज। करना शुरू करो, करो ट्राई। एक लीप ईयर है, लीप ईयर का मतलब कितने दिन होते हैं? 366 डेज। 52 वीक्स का मतलब 52 मल्टीप्लाइड बाय 7 यानी 364 डेज तो हो गए, यानी 52 वीक्स हो। एक दिन जो बचा, अब आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है? क्या आंसर आ रहा है? ये दोनों सही है। 53 संडेज एंड मंडेज आपको चाहिए, तो ठीक है ना, 52 तो ऑलरेडी आ गए। एक ही दिन की बात हो रही है, जो एक दिन जो बचा वो क्या और हो सकता है? ठीक है ना, तो क्या है, 1 आउट ऑफ 7, सिंपल बात। 1 आउट ऑफ 7 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ऐसा बोल सकता हूं। कितने लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? हाँ, 366 होते हैं। मैंने 365 बोल गया था शायद अभी। हाँ, 366 होते हैं। 2 दिन बचे ना, ठीक है ना, 2 दिन बचे। जो 2 दिन बचे, वो या तो संडे मंडे होगा, या मंडे ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे थर्सडे होगा, थर्सडे फ्राइडे होगा, फ्राइडे सैटरडे होगा, और सैटरडे संडे होगा। यही 2 दिन हो सकते हैं ना, 52 वीक्स तो कंप्लीट हो गए। जो 2 कंसेक्यूटिव डेज आ रहे हैं वो या तो यही पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, हमें कहा गया है 52 तो आ गए संडे एंड मंडे। एक ही तो संडे एंड मंडे की बात हो रही है। एक ही संडे एंड मंडे यहीं पर होगा, आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 आउट ऑफ 7। खत्म हो गई बात। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात? दूसरी बात, 53 संडेज, 53 संडे दो जगह आ रहा है, एक संडे यहाँ आ रहा है, एक संडे यहाँ आ रहा है, तो 2 आउट ऑफ 7। क्लियर होगी बात ये भी। और तीसरा क्वेश्चन का क्या कहा गया? 53 संडेज और 53 मंडेज। 53 संडे अलग निकाल लो, प्लस 53 मंडे अलग निकाल लो, माइनस कर दो 53 संडे एंड मंडे। और के अंदर में ये तो काम करते हो। ए यूनियन बी में क्या करते हो? ए के तरीके प्लस बी के तरीके माइनस का ए और बी के कॉमन के तरीके। क्लियर होगी बात? 53 संडे के कितने तरीके हो गए? 2/7। 53 मंडे के 2/7, माइनस कर दो 1/7। कौन सा केस माइनस कर रहे हो? 53 संडे एंड मंडे वाला केस। समझ में आ गई बात क्या? पक्का क्लियर है? कोई टेंशन बाजी? हाँ भी क्लियर, सबको समझ आ गई बात यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। टू नेचुरल नंबर्स आर रैंडमली सेलेक्टेड टू नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, और मैं जितने आज क्वेश्चंस करा दूंगा उसके बाद पीएनसी रिवाइज करके आइएगा।
और कल की क्लास में, सॉरी परसों की क्लास में, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कायदे से 12वीं कक्षा का पहला टॉपिक है, वहां से शुरुआत हो। ठीक है ना? लेकिन उससे पहले की चीजें अगर आपको नहीं आती होंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, या यूं कहूं, समझ आएगा, फील आएगी, लेकिन समझ नहीं आएगा, यानी क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है ना? Two natural numbers are randomly selected from the set of first 20 natural numbers. From the set of first 20 natural numbers, find the probability that, पहला part, their sum is odd. First part, their sum is odd. Second part, sum is even. Second part, sum is even. Third part, third part, selected pair is a twin prime. Selected pair is a twin prime. करो जरा कोशिश पहले का आंसर। सेलेक्टेड पेयर इज अ ट्विन प्राइम। हाँ भी पहले का आंसर सम इज ऑड। ऑड नंबर लाने के लिए दो नंबर्स कैसे होने चाहिए? दोनों, एक ऑड होना चाहिए और एक इवन होना चाहिए, क्योंकि दोनों ऑड का एडिशन इवन होगा, दोनों इवन का एडिशन इवन होगा, एक ऑड प्लस इवन का एडिशन ऑड ही होगा। क्लियर है बात ये? हम्म। तो क्या करें, पहले 20 नेचुरल नंबर है, उसमें से 10 ऑड होते हैं और 10 इवन होते हैं 1 से 20 में। तो लिख लो फेवरेबल केस क्या होगा, 10c1 इंटू 10c1, न्यूमरेटर में लिखो 10c1 मल्टीप्लाइड बाय 10c1। 10 ऑड में से एक ऑड सेलेक्ट कर लिया, 10 इवन में से एक इवन सेलेक्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय 20 में से कोई भी दो कर लो, यानी 20c2 इन द डिनोमिनेटर। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? है ना? फेवरेबल क्या हुआ, एक ऑड एक इवन, और टोटल क्या हुआ, कोई भी दो। खत्म हो गई बात। क्लियर है? बी पार्ट लिखे, सम इज इवन। बी पार्ट लिखे, द सम इज इवन। सम इज इवन क्या करेंगे, इवन नंबर आने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों ऑड या दोनों इवन। कितने ऑड है, उसमें से कितने चाहिए, लिखो 10c2। या फिर या आ गया तो लिखो प्लस, क्या आएगा, एक दोनों, दोनों ऑड या दोनों इवन, वहां भी 10c2 लिख दो। तो न्यूमरेटर में आ गया 10c2 प्लस 10c2, ये फेवरेबल केस हो गया। समझ आ गई कि बात की नहीं आई? डिवाइडेड बाय क्या, 20c2। कंडीशन लेस बात करनी है, वो 20c2 लिख लो। क्लियर होगी बात? आ गया समझ, कोई टेंशन नहीं है? ठीक है जी। सी पार्ट में क्या लिखा है मैंने, सिलेक्टेड पेयर इज ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम किसे कहते हैं, दो प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस 2 होता हो। दो प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस क्या होता हो, 2 का होता हो। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ रही है, 3 5 एक केस, 5 7 दो केस, और 11 13 3 केस, 17 19 4 केस। इसके अलावा कोई और केस बनेगा नहीं। चार ही पॉसिबिलिटी बनती है, इन चार में से कोई एक पॉसिबिलिटी उठा लो, उसमें दोनों नंबर आ गए, तो लिख लो न्यूमरेटर में 4 डिवाइडेड बाय 20c2। 4 डिवाइडेड बाय 20c2। समझ आ गई बात? 100% हमें क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन बाजी नहीं है? बहुत बढ़िया। Four apples and three oranges. 4 apples and 3 oranges are randomly placed in a line. 4 apples and 3 oranges are randomly placed in a line.
फाइंड द चांस 4 apples and 3 oranges are randomly placed in a line. फाइंड द चांस, चांस का मतलब प्रोबेबिलिटी एक ही बात होती है। फाइंड द चांस दैट द टू एक्सट्रीम फ्रूट्स दैट द टू एक्सट्रीम फ्रूट्स आर बोथ ऑरेंजेस। टू एक्सट्रीम फ्रूट्स आर बोथ ऑरेंजेस। अब इसमें दो तरीके से आंसर निकालना है आपने। एक केस सारे एप्पल सेम है और सारे ऑरेंज सेम है, और दूसरा केस एप्पल भी अलग ऑरेंज भी अलग। समझ में आ गई बात? तो करो जरा, फटाफट ट्राई करो। चलिए जी, 4 एप्पल्स है, 3 ऑरेंजेस है। 4 एप्पल्स है, 3 ऑरेंजेस है। 7 प्लेसेस पर रखने, लेकिन एक्सट्रीम पहली और 7वीं पोजीशन पर ऑरेंज आना चाहिए। मैं पहला केस मान करके चलता हूं, एप्पल चारों अलग अलग है, तीनों ऑरेंज अलग अलग है, मैं मान करके चल रहा हूं। यानी मैं डिफरेंट के केस की बात कर रहा हूं, जब डिफरेंट है सारे। तो ठीक है, 3 ऑरेंज में से कोई 2 ऑरेंज मैंने सेलेक्ट कर लिए, और उन 2 सेलेक्टेड ऑरेंजेस को 2 फैक्टोरियल वे में एक्सट्रीम प्लेसेस पर रख दिया, इधर इधर या वैसा वर्सा। क्लियर हो गई बात ये? ठीक होगी बात? 5 जगह और बच गई, जिसमें 4 एप्पल आने हैं और एक ऑरेंज आना है। 5 जगह को 5 चीजों से भरना है, अलग अलग 5 फैक्टोरियल तरीके। ये न्यूमरेटर हो गया। क्लियर हो गई बात ये? और ये तो 7 चीजें थी, 7 जगह पर अरेंज करनी थी। ये टोटल तरीके हो गए, तो ये आ गया अपने पास पहला तरीका प्रोबेबिलिटी का। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं इस बात में? दूसरी बात, अगर मैं एप्पल्स को चारों को सेम मानूं और ऑरेंज को सारों को सेम मानूं, तो एक काम कर लेते हैं, 3 सेम ऑरेंज में से 2 सेम ऑरेंज सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होता है, एनसीआर नहीं लगाएंगे। एक ऑरेंज यहां रख दिया, एक ऑरेंज यहां रख दिया, बच गए 4 एप्पल और एक ऑरेंज। यानी 5 फ्रूट्स में से 4 एक जैसे, 1 एक जैसा। ये आ गया न्यूमरेटर। समझ में आ गई बात? 5 चीजों को अरेंज करना, 4 चीजें एक जैसी, एक एक जैसी। 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। क्लियर होगी बात? डिवाइड बाय टोटल 7 चीजें हैं, उनमें से 4 एक जैसी, 3 एक जैसी। ये आंसर आ गया। इसको या इसको दोनों को सॉल्व करोगे, 1/7 आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात क्या? कोई डाउट कंफ्यूजन तो दोबारा पूछिए। एक और क्वेश्चन लिखे।